हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। सो 2 महीने बाद अब ये साल खत्म हो जाएगा एंड देन 2026 विल स्टार्ट। तब पता आपके पास कितना टाइम बचेगा? ओनली 15 मंथ्स। अभी भी टाइम है, मतलब अपने 2026 को और बेहतर बना सकते हो आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2027 बिकॉज यू ओनली हैव 18 मंथ्स लेफ्ट। जानते हो कितने दिन बचे हैं आपके पास? ऑनेस्टली मैं बताता हूं, ये देखो इतने ही दिन बचे हैं, 559 डेज, और रोज एक एक दिन खत्म हो रहा है। रोज, अगर हम टू बी प्रिसाइज, 1 साल 6 महीने और 13 दिन बचे हैं। और ये बैकवर्ड कैलकुलेशन स्टार्ट है, मतलब अगर आप सीरियस हो या नहीं हो, दिन तो खत्म हो रहे हैं इस प्रिपरेशन में। चलो वो भी छोड़ो, और दिखाता हूं। अगर आप, मतलब आपके पास कितने घंटे बचे हैं, मतलब अब से लेकर और 2027 में जब आप प्री दोगे तो ओनली 4472 आवर्स। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? सो इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट देन मल्टीप्लाई करो 559 को इंटू 8 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो आपको ये आएगा। एंड इफ यू आर वर्किंग एस्पिरेंट, जॉब के साथ या कॉलेज के साथ कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करो 559 को बाई 5 आवर्स, तो इतने घंटे मिलेंगे। और ये घंटे रोज कम हो रहे हैं, रोज खत्म हो रहे हैं। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80% 90% वही है कि नहीं अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे, अगले साल से स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, सो जीरो डे एडवांटेज का मतलब समझिए कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, उतनी बार आप रिवीजन करेंगे, उतना आपका आंसर राइटिंग एनहांस होगा। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो के एंड में हम लोग डिटेल में बात करेंगे करना क्या है। नो बकवास, सीधी बात पे आते हैं, करना क्या है इस 18 महीने में, कैसे हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो ये मैंने डिटेल में लगभग स्ट्रैटेजी भी दिखाई हुई है, टाइम टेबल है आपका फ्रॉम नवंबर से लेकर मई 2027 तक का। वीकडे में क्या करोगे, वीकेंड में क्या करोगे, करंट अफेयर कब पढ़ोगे, फिर टेस्ट कब लगाओगे, डेली न्यूज़पेपर कब पढ़ोगे, एनसीईआरटी कब पढ़ोगे, ये हमने डिटेल में लिखा है। ठीक है, आपको ही मिलेगा। ये देखिए पिंक कलर से हमने हाईलाइट किया है। ये पिंक कलर से इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आप 4 बार रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस का। समझ रहे हो? इस तरीके से हमने डिजाइन किया इस टाइम टेबल को। तो 4 टाइम्स यू विल डू रिविजन अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो। आपको पता ही है ना, यूपीएससी में जितना ज्यादा आप रिटेन करेंगे, जितना ज्यादा आप रिटेंशन आपका होगा, उतना ज्यादा आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, ताकि मतलब वहां पर जाके कोई भसड़ ना हो। ठीक है, चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये देख लिया आपने, अब ये देखिए कहने को यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट हैं। देखो ध्यान से, ये प्रीलिम्स और मेंस, और ये सिर्फ मेंस में से आने वाले सब्जेक्ट। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, करंट अफेयर चलो हटा ही देते हैं, खैर वो भी सब्जेक्ट ही है, पढ़ते तो हैं ही हम। ठीक है, 13 हो गया। 14 15 16 17 18 ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट, तो 20 हो गया। सीसैट में 3 है, सीसैट में 3 है ना, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, देन लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, तो कितने हो गए? 23। लगभग 23 सब्जेक्ट हैं। और हमारे पास महीने कितने हैं? महीने बचे हुए हैं सिर्फ 18। अगर मैं आपसे यह भी कहता हूं कि एक एक सब्जेक्ट को अगर तुम पढ़ोगी एक एक महीने में भी, तो भी तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है वो नहीं, सिलेबस नहीं कवर होगा। मतलब ये टाइम है आपके पास, लेकिन हम बहुत स्ट्रेटेजिकली करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट हो गया हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये 1 महीने नहीं लगेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री 1 महीने नहीं लगेंगे, ये 10-10 दिन का काम है इनका। ठीक है, जैसे हमारा एस्से हो गया, तो एस्से जब तक आप जीएस पेपर 1-2 कवर नहीं करोगे तब तक आप एस्से नहीं लिख सकते हो आप। ठीक, वहीं अगर हम बात करें पॉलिटी की, यस इट माइट टेक 1 मंथ। ओके, सो आइडियली अगर देखोगे तो एग्जैक्टली हर महीने अगर एक एक सब्जेक्ट को भी लेकर चलोगे तो तुम्हारा एग्जाम में सिलेबस ऑलमोस्ट हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग है। ऐसे ही नहीं कि बस हम हर महीने लेकर चल दिए। ठीक है, तो करना क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। नाउ आज हमारा ऑलमोस्ट 8-9 तारीख है। नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। आई नो कि आपने फाउंडेशन ले रखा है, लेकिन कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? जब आप क्वेश्चन देखते हो मेंस का या प्री का, तो सॉल्व कर लेते हो? क्या आपकी नोट्स वैसी है जैसे कि आप क्वेश्चंस आ रहे हैं? अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं
तो फिर ज्वाइन दी 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, क्योंकि यही है आपका सोल्यूशन। देखिए, चाहे आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो या जॉब के साथ हो या कॉलेज के साथ हो, हमारा ये बैच जो है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर यूपीएससी सीएससी 2027। दैट्स 1-to-1। मैं और आप कनेक्ट होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में ऑलरेडी मिलेंगी आपको, ठीक है। जैसे कि हमारा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर आप सिर्फ मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो भी है, और पूरे प्रोग्राम के लिए जिसमें जीएस भी है और प्रीलिम्स भी है, इनफैक्ट आपकी आंसर राइटिंग भी है, करंट अफेयर भी है, तो एमएजीपी है। ओके, सो एमएजीपी इज मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर आपको एनरोल करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर दिया है, मोबाइल ऐप दिया है, वहां जाके आप कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ओके, आप रिव्यूज चेक कर लीजिए, आप जाके पूछ लीजिए 50 लोगों से। लेकिन ये जो प्रोग्राम है मेंटरशिप प्रोग्राम, दिस इज अपने आप में बहुत यूनिक है। ओके, आप कनेक्ट करिए मुझसे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, एंड देन बाकी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस 1-to-1 मेंटरशिप पर मंथली पर्सनल स्ट्रैटेजी, देन प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहेगी, एंड देन प्री और मेंस का इसमें क्रैश कोर्स भी इंक्लूड रहेगा। आपको टेस्ट सीरीज नोट्स दी जाएंगी, ई बुक्स दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। आई मीन ये सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। मेन ये है कि आपको जो क्लैरिटी मिलती है वो यहीं से, मतलब आप इतना फाउंडेशन बड़े बड़े कोचिंग में इतना पैसा खर्च करके भी नहीं समझ में आ पाता है, समझ रहे हो। मतलब किससे बात करें, क्या करें, आगे क्या करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सब आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप नीचे प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे जो फेज हैं इसको हमने 5 फेज में डिवाइड किया है। 5 फेज का मतलब ये नंबर 1 स्टार्ट होता है हमारा नवंबर से। अभी भी हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो 20 दिन में कुल मिला के हमारे पास दिसंबर तक 51 डेज बचे हुए हैं। इस 51 डेज में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो तो आप लगभग 400 घंटे, इस 400 घंटे में आप ना, मतलब ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की। अगर आपने कंसिस्टेंसी से 400 घंटे पढ़ लिए तो आपका फाउंडेशन यहीं बिल्ड हो जाएगा। मतलब कि साल खत्म होने से पहले आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि अब मैं जनवरी से अब एक नए मोड़ पे यूपीएससी की तैयारी करूंगा, है ना। तो आपको यहां पे एनसीईआरटीज पढ़नी है। अगर आप बेसिक हैं, समझ रहे हो आप, कि अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, यहां पर बेसिक एनसीईआरटीज पढ़नी है। लेकिन क्या एनसीईआरटी पढ़ के यूपीएससी क्लियर होगा? नहीं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के क्या हमें बेसिक चीजें पता चलेंगी? बिल्कुल पता चलेंगी। तो आपको यहां पे एनसीईआरटीज पढ़नी है। सबसे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने इस वीडियो के एंड में एक लिंक लगाया है जिसमें मैंने बुक लिस्ट के बारे में बात की है। आप जाके देख लीजिएगा कौन कौन सी एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। आपको ये पढ़नी है। उसके बाद जब आप जो नेक्स्ट फेज है वो स्टार्ट होता है, ये फेज 2, 3, 4, 5। तो फेज 2 स्टार्ट होता है जैन टू जून, 6 महीने का। फेज 3 फिर से 6 महीने का। फेज 4 फिर हमारा जैन टू मई, जो कि प्री फेज है, यानी कि प्री मोड में हम जाएंगे जैन 2027 से मई, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा मेंस जून से फिर वही अगस्त जो शेड्यूल आएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए सबसे ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है वो यहां मिल रहा है 184 दिन, लगभग 1472 घंटे। जब आप जून, जुलाई से दिसंबर की तैयारी करोगे, सबसे अच्छा टाइम आपको यहां मिल रहा है। लेकिन ये टाइम आप तभी यूटिलाइज कर पाओगे जब ये वाला टाइम, ये जो 181 दिन का टाइम आप है वो यूटिलाइज करोगे अच्छे से। यानी कि ये जो 6 महीने हैं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड करना है। अभी करना क्या है, कैसे है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शन। तो ये 5 फेज आपने समझ लिया, ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। ये जो प्री फेज आप देख रहे हो प्रीलिम्स का 2025-27 का, तो आपको अगर इस फेज में एग्जैक्टली जनवरी 2027 में जाना है तो आपको ये तीनों फेज कंप्लीट करने होंगे। समझ में आ रहा? तो ही आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहां जा सकते हो, अदरवाइज फिर वही डाउट रहेगा दें या ना दें, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कंसिस्टेंसी का जो पावर है वो इसी तरीके का है। आप लाख टैलेंटेड हैं, आप कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट है, ठीक है, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर रिजल्ट भी आपके फेवर में नहीं आएगा। लेकिन चाहे जितने भी टैलेंटेड हैं, बहुत बढ़िया आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, स्कूल में बहुत अवार्ड मिले हैं, कॉलेज टॉपर रहे हैं,
कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ पर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो, यहाँ पर अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो, यहाँ पर अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो, इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं तो, रिवीजन पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस टैलेंट का। ठीक है, ये तो फिर जबरदस्ती हो गया कि हम अहंकार में हैं, हो जाएगा हमसे। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब ये है निरंतरता, एकदम डेली प्रैक्टिस, डेली, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपने डेली एटलीस्ट 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो कि तुम डेली 2 घंटे का भी वादा कर रहे हो और अगले 30 दिन तक, तो ये लगा लो यार 60 घंटे में तुम्हारा, 60 घंटे में यार लगभग एक, मतलब आप ये लगा लीजिए पॉलिटी की एनसीईआरटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स खत्म हो सकते हैं। समझ रहे हो आप? अच्छा खासा चीज है, बहुत 2 घंटे का पावर देख रहे हो आप, है ना। सो यार लेक्चर्स इतने उतने होते हैं, जैसे सिक्योरिटी के हो गए, एथिक्स के हो गए, 60-60 घंटे के, सब ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो पावर देखिए 1-1 घंटे का कितनी वैल्यू है अगर हम डेली करेंगे तो। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सब करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको बाय द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन एटलीस्ट आपको क्या अचीव कर लोगे आप, आपको जीएस पेपर पूरा 99% आपका कवर हो सकता है, ऑप्शनल 80% आप कवर कर लोगे, करंट अफेयर्स आप मोस्टली कवर कर लोगे, पीवाईक्यूज प्री और मेंस की इन डेप्थ एनालिसिस आप कर लोगे, रिवीजन कर लोगे और आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और आंसर राइटिंग भी तब तक हो जाएगी। ये सारी चीजें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पर खत्म होना। अब जैसे ये देखिए मैंने दिखा रखा है यहाँ पे 3 टाइम रिवीजन है। ठीक, वहां मैंने दिखाया था ना 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, वो हमने मेंस को भी इंक्लूड किया हुआ था, राइट। अब प्री तक यानी कि प्रीलिम्स 2027 तक 3 बार हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए यहां पे जैसे लिखा है ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिर आप यहां देखोगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, देन यहां इकोनॉमी, फिर ये जैन से हमारा प्री मोड में आएगा, तो यहां पर भी हम रिवीजन डालेंगे। ठीक है, तो रिवीजन का स्लॉट यहां पर कैसा रिवीजन होगा, यहां पर आप सिलेबस कवर करोगे। ओके, सिलेबस का मतलब कि आप कोर पढ़ोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, थॉट प्रोसेस पढ़ोगे, है ना, फैक्ट, ये सारे आप बेसिक बुक्स यहां खत्म करोगे आप। उसके बाद जब यहां पर आओगे, इस फेज में आओगे अगस्त वाले, तो आप बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड आओगे, यानी कि मेंस के आप पीवाईक्यूज देखोगे, उसके माइक्रो थीम देखोगे, उसकी इंटरलिंकिंग देखोगे। ठीक है, ये करोगे। उसके बाद फिर यहां पर जब आप करोगे तो प्री ओरिएंटेड आपका रहेगा। ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज यहां पर मिल गई, उसके बाद फिर हमारा एक मेंस ओरिएंटेड हो गया, फिर एक प्री ओरिएंटेड हो गया, लेकिन हमारा रिवीजन 3 बार हो चुका है यहां पे। सिमिलरली हम लोग इस तरीके से, यहां मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ ऑलरेडी कि जनवरी 2026 से लेकर जून तक मैंने बताया था, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये मेंस रेडी है। ठीक है, एमआर, और जनवरी से मई तक ये हमारा प्रीलिम्स रेडी है, ये है पीआर। ओके, नाउ बाइफरकेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल देखिए करना क्या, आपको वीकडेज में आपको उठाना है, एक एक सब्जेक्ट उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वीकडेज में आपको उठाना है पॉलिटी, वीकेंड में आपको ऑप्शनल पेपर 1 उठाना है, वीकेंड पे आपको करंट अफेयर्स भी करना है, यानी कि वीकली कंपाइलेशन, हफ्ते भर की वीकली कंपाइलेशन आपको वीकेंड पे करनी है। लेकिन न्यूज़पेपर और एडिटोरियल जो है वो आपको डेली पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, कोई यूट्यूब पे वीडियो हो गई, वहां पे न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस करवाया जा रहा है, वहां देख सकते हैं आप डेली का। अभी नोट्स नहीं बनानी है आपको, नोट्स आप कब बनाएंगे न्यूज़पेपर एडिटोरियल का, जब आप जुलाई से अगस्त वाले फेज में होंगे। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि एडिटोरियल होता क्या है, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, सिलेबस से कैसे मैप कर सकते हैं, क्यों ये एग्जाम ओरिएंटेड है हमारे लिए। ठीक है, तो जनवरी में पॉलिटी, फेब में इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए भी इकोनॉमी क्योंकि फेब में आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है, तो आपके पास एक डेटा रहता है और बड़ी सारी क्लासेस भी उस टाइम पे होती हैं, वीडियोस भी आती हैं, तो पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा रियल टाइम। मार्च में आ गया आपका ज्योग्राफी, अभी भी आपका ऑप्शनल पेपर 1 चल रहा है। देन अप्रैल में हिस्ट्री, मई में एनवायरमेंट, जून में साइंस एंड टेक। ये सारा हमें स्टैटिक पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, हमें प्रोसेस पढ़ना है क्या होता है। ये आप लगभग 1444 घंटे इसमें इन्वेस्ट करेंगे आप, अगर आप 8 घंटे दे रहे हो तो ये 181 दिन का पूरा सेटिंग है। ओके, टाइम टेबल है। उसके बाद फिर हमारा आता है फेज 3 में, जो कि सबसे लंबा है, जो कि हमारा मेंस रेडी प्रोग्राम, एमआरपी। क्या है ये मेंस रेडी प्रोग्राम? 1472 आवर्स, जिसमें
आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे वो सारे सब्जेक्ट जो कि और वैल्यू ऐड करते हैं आपको मार्क्स देने में, जैसे कि एथिक्स गवर्नेंस, ठीक है, एथिक्स के साथ गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे और यहां से होगा आपका ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है। फिर अगस्त में रिवाइज करेंगे आप पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी के साथ। फिर उसके बाद सितंबर में ज्योग्राफी भी रिवाइज करेंगे लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। अक्टूबर में सोसाइटी और जस्टिस, नवंबर में कंप्लीट हिस्ट्री रहेगी एंड दिसंबर में इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। और यहां पर आपका ऑप्शनल बंद हो जाएगा। पूरे एक साल आपने वीकेंड में ऑप्शनल चलाया है। फिर करंट अफेयर और सेम न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस और वहां पर अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है। यहां से आप अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने आंसर राइटिंग बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे और इवैल्यूएशन के लिए देंगे। नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड यहां से बनना स्टार्ट होगी। उससे पहले आप बेसिक काफी अच्छे से कवर कर चुके होंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है प्री ओरिएंटेड, ठीक है, कि हम ट्रांजिशन लेंगे प्री की तरफ। स्टार्ट ही करेंगे सबसे पहले जनवरी में हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अब ऑप्शनल को हम सीसैट से रिप्लेस कर देंगे यहां पे। तो आप देख रहे हैं यहां तक सीसैट पूरा चल रहा है। अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा सीसैट को कवर करने के लिए। फिर करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा हमारा एंड देन न्यूज एडिटोरियल एंड एनालिसिस। मार्च में जाके आप लगभग खत्म कर सकते हैं न्यूज एडिटोरियल को रीड करना, क्योंकि देख सकते हैं आप यहां पे मैंने रिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है। मार्च से आप न्यूज की कंपाइलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज अब मैं देखूं कि कितना मेरा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे फरवरी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री। मैंने इसलिए ये सब्जेक्ट्स को लिया है क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट हैं। बाद में कौन से हैं? साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और यहां पर आईआर आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे डायनेमिक पोर्शन है कि जितना एग्जाम से पहले इनको आप पढ़ोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, इसमें डेटा होते हैं, तो याद करने में, रिकॉल में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको मार्च में रखा हुआ है। ओके, तो फिर जैन फेब में प्री ओरिएंटेड हमें ये करना है, प्री के पीवाईक्यूज करने हैं, कंपाइलेशन करनी है हमें, डेटा फैक्ट्स एंड देन प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज हमें, ठीक है। ये सारे कुछ हमारे प्रोग्राम में दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग इस पे काम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इन सबको करने के लिए? सबसे पहले तो बेटा आपको होमवर्क अपना करना पड़ेगा। कैसा होमवर्क? वो होमवर्क सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस की इन डेप्थ एनालिसिस करनी है। वो मैं हमेशा करता हूं हमारे प्रोग्राम में। मैं कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस को इन डेप्थ में समझना है। यूपीएससी का सिलेबस जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल वैसा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन वही इंटरप्रेट कर सकता है जो उसको डिटेल में पढ़ा हो और जो उसका गार्डियन है। कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या क्या है। वैसे ही सिलेबस जो है वो एक बहुत अच्छा टीचर, मेंटर, एडुकेटर ही उसको डिकोड कर पाएगा, ठीक है। जो लिखा है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये हो गया। फिर प्रीलिम्स और मेंस की इन डेप्थ एनालिसिस करनी है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, कि इस सिलेबस से आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी हमसे पूछ रही है। फिर जैसा यहां रहेगा उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज लेने हैं। आपके रिसोर्सेज में गूगल भी आएगा, आजकल रिसोर्सेज में चैट जीपीटी भी है, एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ ये सब भी है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कंटेंट सिलेबस में लिखा हुआ है कीवर्ड और जो क्वेश्चन हमें पीवाईक्यूज में आए हुए हैं उसका आंसर हम कहां से निकाल पाए, ठीक है। तो आपको रिसोर्सेज ऐसे फाइंड करने हैं। एंड देन टाइम टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको चेक्स एंड बैलेंसेज आपके मेंटेन रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे 4 पेपर हैं मेंस जीएस के, हम मेंस ओरिएंटेड ही सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। पेपर 1 में हमारा ये पूरा हिस्ट्री, फिर सोसाइटी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, ओके, ये पूरा पेपर है। देन पेपर 2 में हमारा आता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। वहीं हमारा पेपर 3 जो सबसे मोस्ट डायनेमिक है वो आता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा रहता है, मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है। फिर जीएस पेपर 4 है हमारा एथिक्स, ठीक है। तो कई सारे जब मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जीएस 2 के जो जीएस 4 में ओवरलैप करते हैं। ऑलराइट, सो हमें क्या करना, बड़े सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि सब पेपर में कॉमन है, जैसे विमेन इश्यूज या विमेन एम्पावरमेंट, इसमें भी और 4 में भी है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज, एनर्जी से इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आते हैं, 2 में भी और 3 में भी क्वेश्चन आते हैं।
तो वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल डिकोड कैसे किया जाता है। अब देखिए प्री वगैरह में कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने कहता है कि पीवाईक्यू एनालिसिस करिएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को ये तीन बार यूपीएससी ने पूछा है। इनफैक्ट एक बार और पूछा है, 2023-24 में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए 2014 में, 20 में और 21 में 3 बार एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा गया है। तो आपसे जानना चाह रहा है कि आखिर जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो आखिर उसको आप क्या कह सकते हो कि वो गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर उसका हेड, उसका जो गवर्नमेंट का जो हेड है वो सारी पावर एंजॉय करता है, ठीक है, और मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये बहुत कोर कंसेप्ट है किसी भी देश के पॉलिटिक के स्ट्रक्चर को समझने का। तो देखिए 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। वहीं पे एक और क्वेश्चन था जो कि इट टॉक्स इकोनॉमी का क्वेश्चन था, और ये एग्जैक्टली हूबहू क्वेश्चन डाल दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स अफेक्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स अफेक्ट। एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट है। ये 2013 में, ये 2021 में आया है। मतलब आपको हर क्वेश्चन ऐसे कॉपीड नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर करोगे पीवाईक्यू तो यार ये तो बोनस के मार्क्स है ना, +2 मार्क्स। एग्जैक्टली एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट को कॉपी किया गया है। तो पीवाईक्यू का यही फायदा है कि हाँ, मतलब सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, कुछ अगर हो जाएंगे तो आप आंख बंद करके इसमें लगा सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन था 2014 में, डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 2014 में डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। और वहीं 2022 में डिफरेंस पूछा जा रहा है डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनके बीच में क्या डिफरेंस है पावर्स में। तो जो बच्चा 2022 में एग्जाम दिया होगा प्री का, अगर वो पीवाईक्यू कर लिया होगा 10 साल का, तो 14 में तो ऑलरेडी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पूछा गया है ना, कि आखिर उसका पावर क्या होता है, इलेक्ट कैसे होता है, और कौन से हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो ऑलरेडी वो ये सवाल भी लगा लेगा, डिटेल में पढ़ लेगा, तो ठीक है। तो यही होती है हमारी, किस तरीके से हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं या नहीं। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा है सिलेबस, किस चीज का, ज्योग्राफी का। जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस है ये। नीचे वाली लाइन को पढ़ोगे तो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दिया हुआ है सिलेबस। अब देखिए इससे यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन आया है 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर टू इन 1960s इंडिया हैज इमर्ज्ड नेट फूड एक्सपोर्टर। रीजन बताइए। फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर। उसके बाद 2022 में पूछा गया है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 में पूछा गया है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और कैसे हम फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। 2019 में पूछा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है ताकि मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसके माइक्रो टॉपिक्स को नोट कर लूं, तो ध्यान देख रहे हो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, यही सिलेबस से ही लिया गया है ना। स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम। देखिए स्कोप एंड सिग्निफिकेंस पूछा है, इंपोर्टर से हम एक्सपोर्टर कैसे बन गए, फिर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पूछा है, फिर चैलेंजेस पूछा है इसमें, ठीक है। तो एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा मिल जाएगा आपको। और हमारी माइक्रो थीम में भी ऑलरेडी है, जब आप प्रोग्राम में भी जाएंगे या फिर अलग से भी माइक्रो थीम आपको परचेज करनी पड़ेगी, ये सब दिया हुआ है, ऐसे ही हमने बनाया हुआ है, सब डिटेल में है, ठीक है। तो देखिए यही आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है, ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर होती है। अब बनाइए आप इस पे नोट्स कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के मतलब नेट फूड एक्सपोर्टर से हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे बन गए, हर एक सेगमेंट में किस तरीके से बन गए थे, हॉर्टिकल्चर में, फ्लारिकल्चर में, देन एग्रीकल्चर में। फिर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्या है, इसका नोट्स बनाइए। फिर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है, फार्मर की इनकम कैसे इंक्रीज होगी, ये नोट करिए। चैलेंजेस क्या है फूड सिक्योरिटी में, ठीक है, इसको नोट करिए। सो ये नोट्स में आपके दिखेंगे तो ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। नाउ कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, जैसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कैसे निकालते हैं हम, कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो गए, आइडेंटिफाई ब्लाइंड स्पॉट्स, शॉर्ट लिस्ट रिसोर्सेज। मतलब कि सबसे पहले आपको हाई यील्डिंग टॉपिक निकालना है, ठीक। मैं अभी दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये है हमारा इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन
14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वो है हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस बड़े टॉपिक से पॉलिटी में मेंस में आए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, फेडरलिज्म है, ऐसे करते करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। कुल मिला के देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑल टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट एंड ऑल 14 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। अब इसको हमें नंबर 1 यहाँ से निकाल लिया हमने, ठीक है। अब जैसे ये था ना हमारा हिस्ट्री का, देखिए सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन सा है? 9, कॉलोनियल रूल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। 9 बार क्वेश्चन कुछ आया हुआ है इससे, तो ये आपकी हाई प्रायोरिटी है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको देखना है कि ये 9 बार ऐसा कौन कौन से डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब जैसे ये हो गया हमारा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये हमारा फाइनेंस कमीशन के ऊपर है। तो यूपीएससी ने फाइनेंस कमीशन के ऊपर पिछले 12-13 सालों में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं प्री में और 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं मेंस में। ये टॉपिक क्या है? हाई प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2012 में, 2015 में, 2023 में, और इस बार भी आया था, 2025 में भी आया था, अभी दिखाएंगे। तो 2012 में पूछा है 13 फाइनेंस कमीशन के ऊपर, 2015 में पूछा है 14 फाइनेंस कमीशन, और 2023 में पूछा है 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। डिटेल में सबका अलग अलग दिया हुआ है, क्या पूछा है उसमें, अलग अलग क्यों पूछा है, मैंने लिखा भी हुआ है कि 13 फाइनेंस कमीशन जीएसटी फ्रेमवर्क और फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर था। 14 फाइनेंस कमीशन जो था वो स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, वो था कि स्टेट कितना % शेयर करती है सेंट्रल टैक्सेस में। फिर 15 फाइनेंस कमीशन में ये था कि क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए किसी भी स्टेट की कि उसको जीएसटी का कॉम्पनसेशन मिले, कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीजें थी। परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक। अब इस साल का क्वेश्चन ये था, 2025 में भी 15 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन डिवोल्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड पूछा गया था, एंड देन टैक्स क्राइटेरिया के बारे में बात की गई थी। ये तो हमारा प्री का था, और भी देखते हैं प्री के। 2010 में और 2011 में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, वो भी कि आप बताइए विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। और फाइनेंस कमीशन फॉलोइंग, ये वाला जो क्वेश्चन था 2010 में, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट। अब कौन करता है, तो बताइए, प्रेसिडेंट लोग, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, कौन करता है। तो बेसिकली लगभग 5 आपने उधर देखे, 2 इधर देखे, ये प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब वहीं मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए मेंस में 2013 में, 18 में, 21 में फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है आप खुद पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन इन फिजिकल फेडरलिज्म, और टर्म ऑफ रेफरेंस, फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, और फिर लोकल गवर्नेंस और फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, तो प्री और मेंस का डेफिनेटली अप्रोच दूसरा है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी इससे रिलेटेड, राइट। सो दिस इज व्हाट मुझे आपको ये सारी चीजें मतलब बतानी थी कि भाई इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे अपने एग्जाम को, तो जाके हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है। अगर हम सिर्फ भागे रहेंगे बुक लिस्ट के पीछे, हम सिर्फ भागे रहेंगे लेक्चर के पीछे, हम सिर्फ सिलेबस को देखते रहेंगे, उसको निहारते रहेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और बाकी तो सब ओवरथिंक करते रहते हैं, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। ऑलरेडी हमने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, आप मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोगों से फीडबैक लीजिए, एंड देन लेट अस गेट स्टार्टेड। यूर वेस्टिंग टाइम, आप अपने ड्रीम के साथ और करियर के साथ फिर सीरियस नहीं हो रहे हो। सोच लो एक बार, भले 10 दिन और ले लो, लेकिन जब से स्टार्ट करो फिर आग लगा दो अपने प्रिपरेशन में, एंड डोंट टेल एनीबडी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप लिख दीजिएगा कि टारगेट यूपीएससी 2027, नो एक्सक्यूज, ओनली डिसिप्लिन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच, आपका रिटेंशन बहुत अच्छा है। और ये ज़रूर लिखिएगा यूपीएससी 2027, नो एक्सक्यूज, ओनली डिसिप्लिन, सो दैट मुझे लगेगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।